हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है आदित्य कौशिक एंड वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग सुपर वन शॉट में पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये हमारे सिक्स का चैप्टर है एंड बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये चैप्टर सुपर वन शॉट में खत्म करते हैं। सबसे पहले भाई टॉपिक्स हम पूरा चैप्टर वन शॉट में ही कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर, पहले एक इंट्रोडक्शन देता हूं आप लोगों को, क्विक इंट्रोडक्शन, ताकि चैप्टर का जो कॉन्टेक्स्ट है आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो ये चैप्टर है क्या? दिस चैप्टर इज अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब इसके लिए चलो आप लोगों को एक एग्जांपल दिया जाए। सपोज करते हैं कि आज से बहुत साल पहले जब हमारा देश आजाद हो रहा था, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस समय बहुत सारी चीजें थी जो हमारे देश में होनी चाहिए थी। जैसे कि अगर हम यूएस में देखें तो इक्वालिटी भी है वहां पे, स्कूल्स के लिए मतलब फ्री एजुकेशन भी है वहां पे, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। लेकिन क्या हमारे देश के पास उस समय इतने रिसोर्सेज थे कि हम ये सारी फैसिलिटीज दे पाए? शायद नहीं थे। तो हुआ क्या? तो हमने एक गाइडलाइंस बनाई। हमने क्या कहा? हमने एक ऐसी गाइडलाइन बनाई जो कि किसी भी गवर्नमेंट जो पावर में आएगी उनको फॉलो करनी होगी, और ये गाइडलाइंस आने वाले समय में धीरे धीरे इंप्लीमेंट भी हो जाएंगी और कंपलसरी लॉज भी बनने वाली थी। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइंस थी ना, यही कहलाती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, लगातार इसको फंडामेंटल राइट्स से कंपेयर करते चलूंगा तो आपको समझ में आएगा। अब इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी हम इसे शॉर्ट में बोलेंगे, बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। इसका एम क्या है, क्यों बनाई गई है, इसकी जरूरत क्या थी? इसकी जरूरत थी एक वेलफेयर सोसाइटी बनाने की, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सबका भला हो रहा है, एक ऐसा समाज जिसमें सब खुश है, एवरीवन इज हैप्पी, एंड दैट वाज द सिंगल हैंडेड एम ऑफ द डीपीएसपीज। एंड हेंस अब हम समझते हैं व्हाट इज अ वेलफेयर स्टेट, किसे हम कह सकते हैं एक वेलफेयर स्टेट। सो देखिए, द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो द पीपल हु फ्रेम्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, सो द पीपल हु फ्रेम्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दे एम टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट। उनका क्या एम था? एक ऐसा स्टेट बनाना जहां सबका विकास हो रहा है, एवरीवन इज हैप्पी। सो एक वेलफेयर स्टेट है क्या? एक ऐसा स्टेट वेयर अ हेल्दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज देयर, मतलब जहां पे लोग हेल्दी है, लोगों के पास हेल्थ एक्सेस है पूरी तरह। ऐसा नहीं है कि आधी बीमारियां फैल रही हैं शहर में, कहीं डेंगू मलेरिया फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, ये सब नहीं। एवरीवन इज हेल्दी। देन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, भेदभाव, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज इक्वालिटी इन द स्टेट। देन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वेरी फ्यू पीपल आर अनएम्प्लॉयड। आज हमारे देश में हम सब जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम, है ना। हम कहते हैं रोजगार मतलब बेरोजगारी आज के समय में एक बड़ी समस्या है हमारे देश में। लेकिन जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, ये एक ऐसा स्टेट है जो हमें अचीव करना है ना, हमें अचीव करना है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हाँ, अमेरिका, चाइना, ये कुछ देश हैं जो इसमें थोड़े बहुत, नॉट 100%, एटलीस्ट 80-85% तक अचीव कर चुके हैं। एंड देन देयर इज द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है दोस्तों, अगर आप हमारे देश में देखें, इन इंडिया देयर इज अ ह्यूज गैप between the richest and the poorest. So there are people who are so rich that you cannot goddamn believe it. वो इतनी लग्जरी में रह रहे हैं कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते। But then there are also so poor people जो बेचारे somehow हर दिन सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल है। And this gap is a problem. तो एक अच्छा समाज, एक वेलफेयर सोसाइटी वो होगी जहां पे बहुत अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच का जो फर्क है वो बहुत कम हो जाएगा, है ना। सो अ प्लेस वेयर द पुअर is also not very poor and even the rich is also not extremely hugely rich, के मतलब वो बाकी लोगों पे एक अलग ही टाइप का डोमिनियंस रख सके। So that means a fair distribution of wealth. Understood? This is called the welfare society. अब कुछ फीचर्स देखते हैं फटाफट वेलफेयर सोसाइटी के क्या होते हैं। कि देखिए, द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल। सो व्हेन वी से द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, द स्टेट यहां पे कंसिडर किया जाएगा किसको? देखो, यहां पे जो स्टेट है किया जाएगा एज इंडिया, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ इंडिया।
बट इंडिया इन इटसेल्फ इज नथिंग। हमारा देश अगर आप सिर्फ इटसेल्फ में देखें तो क्या ये कुछ नहीं है। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द कंट्री, इट इज एक्चुअली अबाउट द गवर्नमेंट दैट इज रूलिंग द कंट्री राइट नाउ। गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। सो द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब इंडिया, एंड इंडिया मीन्स द गवर्नमेंट, सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। सही बात है। देश की भलाई, समाज की भलाई, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। और ये सरकार वही है जिसको हमने वोट डाल के, अपना प्रेशियस वोट डाल के हमने इन्हें पावर में लेकर आए, हम इन्हें पावर में लाए हैं, राइट? इजंट दैट राइट? यस। नाउ सिटीजंस एंजॉय सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सिटीजंस का तो काम क्या है? टू एंजॉय सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, कि हम एक ऐसे समाज में रहें जहां पे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हमको मिलती है, बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एम्स फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, है ना। एक ऐसा समाज जहां पे इक्वालिटी है अपॉर्चुनिटीज में, और एम करता है जहां सबके पास रोजगार हो, गारंटीज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो अभी हमने लास्ट पेज पे जो चीजें पढ़ी उनका बस ये एक्टिव वर्जन है कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो वो फीचर्स हो जाएंगे। अंडरस्टूड? चलो, नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो 1949 हमारा देश आजाद हो गया है और हमारा देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत तेजी से काम कर रहा है। इंडिया कुडंट बिकम अ वेलफेयर स्टेट इमीडिएटली। अब इंडिया उसी समय एक वेलफेयर स्टेट नहीं बन पाया, इनफैक्ट आज तक नहीं बन पाया। क्यों? द रीजन वॉज कि हम लास्ट 200 साल से एक इकोनॉमिक स्ट्रगल झेल रहे थे किसी और देश का। डू यू नो दैट अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ब्रिटिशर्स लूटेड $45 ट्रिलियन फ्रॉम इंडिया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया से जितना पैसा लेके चले गए हैं उसकी आज की वर्थ अराउंड $45 ट्रिलियन की है। सो हमारे देश को ऑलरेडी बुरी तरह लूट लिया गया था। सो वी डिड नॉट हैड दोज रिसोर्सेस, है ना। हमारे पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं थे कि हम अपने सारी जो चीजें होती है एक वेलफेयर स्टेट होने के लिए उन सबको इंप्लीमेंट कर पाए। देन therefore the constitution included guideline for future government। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा? कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ गाइडलाइंस के तौर पे बना दिए फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट्स के लिए, एंड इन्हें कहा जाने लगा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। अब यू में फील कि अच्छा ये तो सिर्फ गाइडलाइन है, तो मतलब बस मोरल गाइडलाइन है ना, मानो मानो, नहीं मानो नहीं मानो, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आपको समझाऊंगा कैसे। सो सबसे पहले पर्पस देखते हैं। तो ये जो पर्पस है, ये इनका सिंपल पर्पस है कि ये प्रिंसिपल्स है, दीज प्रिंसिपल्स गाइड सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो कोई भी गवर्नमेंट जब आएगी, कोई भी गवर्नमेंट जब आएगी, वो अपना जो डिसीजंस लेगी, अपने जो स्टेप्स लेगी, वो किसके लिए लेगी? वो इसी डीपीएसपीस के अकॉर्डिंग लेगी, है ना। और दैट इज वेरी ऑब्वियस, ऐसा नहीं है वो ये सोच के करेंगे कि हाँ ये डीपीएसपी में है तो हम करते हैं। लेकिन डीपीएसपीस में जो बातें लिखी हुई है ना बेटा, वो इतनी ऑब्वियस है कि मतलब इट्स लाइक मेकिंग आवर कंट्री द बेस्ट। सिंपल बात है, डीपीएसपी में हर वो गाइडलाइन लिखी है जो हमारी कंट्री को एकदम आइडियल कंट्री बना देते हैं, बेस्ट कंट्री। तो एम इज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, एंड ये इंश्योर करते हैं बेसिक इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स फॉर ऑल इंडियंस। तो भैया हर भारतीय को इकोनॉमिक राइट्स मिले और सोशल राइट्स मिले, यही डीपीएसपी का रूल है। अब आते हैं मेन चीज पे। अब आ गया है दोस्तों मेन, यहां पे आ जाओ, आंखें गड़ा दो, बिल्कुल इधर उधर मत देखना, बहुत मामला मेन है, क्लासिफिकेशन। अब हम एक्चुअली देख रहे हैं डीपीएसपी कौन कौन सी होती है। ऑफिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें बांटा नहीं हुआ है एक सर्टेन तरीके से, लेकिन आसानी से पढ़ने के लिए हम इसको बांटते हैं। हम इसको 3 तरीके से बांटते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी कि भाई समाज में सबके पास बराबरी के इकोनॉमिक अधिकार हो, यानी कि नौकरियां हो, है ना, ये सारी चीजें हो। उसके बाद हम अगले टाइप को कहते हैं द गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं हमारी गवर्नमेंट में जो गांधी जी की फिलॉसफी से आए थे। तो गांधी जी वॉज अ वेरी वेरी ह्यूज सिग्निफिकेंट पीपल इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। जब हमारा देश आजाद हो रहा था उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इनफैक्ट ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर नेशन। तो उनके जो फिलॉसफी थी, उनके जो आइडियाज थे, उनको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया एज कॉल्ड द गांधीयन प्रिंसिपल्स, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन
ये बात सबको क्लियर है कि ये जो पॉइंट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो अभी बताऊंगा कौन कौन से, ये गांधी जी के ही आइडियाज हैं। एग्जैक्टली गांधी जी अपने हमेशा बातों में यही बातें क्या करते थे कि ये चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। इनका फोकस है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, और लास्ट में आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स, ओवरऑल गोल्स फॉर गुड गवर्नेंस। सो बेसिकली ओवरऑल गोल जो है एक अच्छी सरकार को गवर्नमेंट बनाने के लिए। समझ में आया? अब इनको थोड़ा और बेटर तरीके से समझते हैं। इनफैक्ट जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, आप गूगल करोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये वाले जो नाम है ना, प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी, दीज आर जस्ट फॉर क्लास 7 आपके लिए। लेकिन इन रियलिटी हम इसे कुछ इस तरीके से जानते हैं। एक एक करके यहां देखो, ये है गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 के अंडर आते हैं। और क्या लिखा है? आर्टिकल 40 कहता है कि सीक पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द गवर्नेंस। यानी कि गांधी जी लोगों से कहते हैं, गवर्नमेंट को समझाते हैं कि भैया आपको लोगों को पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट में। विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करो, ये होने भी लगी। अगला 43 कहता है कि सिक्योर फॉर वर्कर्स, यानी कि एक लिविंग वेज सबके लिए होना चाहिए, प्रॉपर कंडीशन ऑफ वर्क होनी चाहिए, एंश्योरिंग करो कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो बना पाए। तीसरा है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर अ टाइप ऑफ कंपनीज जो कि डायरेक्टली लोग चलाते हैं, कोई एक व्यक्ति ओन नहीं करता। जैसे कि अमूल है ना, अमूल क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल इज नॉट अ कंपनी गाइस, इट्स अ कोऑपरेटिव। अमूल का कोई एक मालिक नहीं है। इनफैक्ट अमूल इज ओन्ड बाय ऑल द पीपल, मतलब जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं गुजरात में, वो सब अमूल के कहीं ना कहीं ओनर्स हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड अ कोऑपरेटिव। 40 अगला है एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन को प्रमोट करना, और सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉइट होने से उन्हें रोकना। रेस करना है हमें लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। एंड उसके अलावा ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक बेसिस, प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउस, गाय वाय को काटना। तो ये सारे जो आइडियाज थे, ये गांधी जी की फिलॉसफी थे। ये क्या है? ये है हमारे लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। और लिबरल प्रिंसिपल्स वही हैं जो कि हम, ये था, ये देखो, ये वाला जनरल प्रिंसिपल्स। तो ये जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम लिबरल प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, वेरी इजी। और कौन कौन से हैं? बेसिकली जो एक गवर्नमेंट का ध्यान रखना चाहिए, आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51। आपको ये नाम नहीं याद रखने, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर बेटर इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको याद रखने की सच नीड नहीं है। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। 45 कहता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 14 साल से कम बच्चों के लिए। 48 कहता है कि एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न साइंटिफिक बेसिस पे आपको प्रोहिबिट करना है गाय को मारना। प्रोटेक्ट करो, इंप्रूव करो एनवायरमेंट को, प्रोटेक्ट करो मॉन्यूमेंट्स को और प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। सेपरेशन जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, भाई जुडिशरी की पावर अलग होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव की अलग होनी चाहिए। और प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सब डाल दिया इसमें। गुड रिलेशंस बनाओ बाकी डिफरेंट स्टेट्स के साथ, इंटरनेशनल ट्रीटीज की रिस्पेक्ट करो, सेटल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, है ना। अगर कहीं कोई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो उसको बातचीत से सॉल्व करना है, ना कि वॉर में एकदम जुट जाना है कि नहीं हम तो जंग कर देंगे। अगले आते हैं सोशलिस्टिक। इसमें 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 43B, इतने सारे आते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? सोशलिस्टिक, भैया समाज में प्रमोट सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई की सोचिए आप बस, और आप कुछ नहीं सोचिए। इक्वालिटी, इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करिए, इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज, इन सबको बराबरी पर लेकर आओ। एडिक्वेट मींस, अच्छा ये मत सोचना कि अब जो मैं आपको बता रहा हूं यही आपको याद करने हैं, ठीक है। ये आपको बहुत क्विकली बस बता रहा हूं, एग्जैक्टली क्या याद करना है वो आगे नोट्स में आएगा, बहुत क्लियर वाले नोट्स में। ये तो बस एक मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूं ताकि आपको पता चले एक्चुअली में डीपीएसपीस हैं क्या इन रियलिटी, है ना, एक विजुअलाइज कर पाओ। सो ये 3 इमेजेस विजुअलाइज करनी चाहिए आपको, सोशलिस्टिक, लिबरल एंड गांधी, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए लेकर आया। चलो, तो भैया एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड सबको मिलना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर बराबर काम किया जा रहा है तो बराबरी का पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान जस्ट बिकॉज वो पिछड़े वर्ग से आता है और ही इज फ्रॉम अ लोअर कास्ट तो उसको बराबरी की सैलरी नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को अधिकार मिले जैसे राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, असिस्टेंस अनएम्प्लॉयमेंट में या ओल्ड एज में या डिजीज में या डिसेबिलिटीज में, तो उनको असिस्टेंस मिले। सिक्योर करिए
जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, लोग काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो वहां पे उनके साथ से प्रॉपर कंडीशंस उन्हें नहीं मिल रही। मैटरनिटी रिलीफ, जो विमेन है, विमेन का जब बेबी होता है तो मोस्टली बड़ी पहले कंपनीज क्या किया करती थी, बड़ी क्या सारी कंपनीज उनको जॉब से निकाल दिया करती थी। वाई? सिंस शी इज अ मदर, तो अगले 5-6 महीने तक, मतलब प्रेगनेंसी के 3-4 महीने तक सब काम कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे लास्ट स्टेज आती जाती है तो ऑफकोर्स अ वुमेन नीड्स रेस्ट, तो वुमेन को छुट्टी चाहिए होती है 4-5 महीने की, और फिर उसके बाद बेबी हो जाने के बाद भी उन्हें कुछ महीने बेबी के साथ एटलीस्ट स्पेंड करने पड़ते हैं, जिसके लिए ये उन्हें बहुत लंबी छुट्टी लेनी पड़ती है। तो कंपनियां क्या करती हैं, निकाल देती हैं उनको। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई है कि मैटरनिटी लीव, कि आपको किसी भी विमेन को एटलीस्ट 6 महीने 1 साल, हर कंपनी का अलग टाइम होता है, इतनी लीव देनी ही पड़ेगी। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड द मैटरनिटी लीव। चलो ठीक है, अब बाकी सारे ये हैं, आप लोग पढ़ लेना, इजी है। अब हम आगे चलते हैं चैप्टर में। चलो, तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंस्पिरेशन बिहाइंड दीज डीपीएसपीज। हमें कहां से इंस्पायर होकर ये लिखी है? तो हमने ये इंस्पायर होकर लिखी है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। सो व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, उस समय आयरलैंड, सारे संविधानों को पढ़ा हमारे देश के लोगों ने, है ना, सारे जितने देश के संविधान है सबको पढ़ा, और उसमें से जो बेस्ट चीजें थी वो ली गई। तो हमारे देश में जो डीपीएसपीज हैं, इनको इंस्पायर किया, इंस्पिरेशन ली गई है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें उसके साथ साथ गांधी जी के प्रिंसिपल से, गांधी जी के एक्चुअल प्रिंसिपल से। तीसरा आयरिश नेशनल मूवमेंट से, अगेन आयरलैंड का। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस ने क्या करा है, पूरी दुनिया के लिए कुछ ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया है कि भैया अगर आपको अपने देश में ह्यूमंस, हर व्यक्ति को राइट्स सही तरीके से उसको प्रोवाइड कराने हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें। तो वहां से भी थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ली गई है। तो इन 4 चीजों ने इन्फ्लुएंस करा है इंडिया के विजन को ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, डेवलपमेंट ऑफ फॉर ऑल सिटीजंस, जिसको आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं भैया, डीपीएसपी, राइट, डीपीएसपी कहते हैं। चलो, अब एक एक करके हम यहां पे पढ़ते हैं। वहां पे तो हमने एक पूरा एक्चुअल जो होते हैं वो थोड़ी बड़ी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट अभी आपके लिए वो याद नहीं करना, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। आपको एक एक आर्टिकल नहीं पता होना चाहिए, कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आ जाओ। सो गवर्नमेंट मस्ट मेक लॉज, ताकि वो इंश्योर कर सके ये चीजें। अब क्या चीजें, देखिए, पहला फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, कि भैया वेल्थ और रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा ना हो कुछ लोगों के पास ज्यादा हो, कुछ के पास है ही नहीं। रिसोर्स को यूज किया जाना चाहिए ताकि आम जनता जो है ना, उन सबका भलाई हो सके। ऐसा नहीं कि नेता अपनी जेब भर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट्स एंड प्रोटेक्शंस इंश्योर करने चाहिए कि एडिक्वेट लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजंस। ऐसे राइट्स बनाने चाहिए हमारी गवर्नमेंट को विच एंश्योर कि एवरी पीपल हु इज वर्किंग शुड बी पेड इनफ, ताकि वो अपना घर आराम से चला पाए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, राइट टू वर्क टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, कि भैया राइट टू वर्क भी एक अधिकार होना चाहिए। राइट टू वर्क यानी कि हर व्यक्ति के पास एक अधिकार होना चाहिए कि उसको नौकरी मिले, है ना। दैट देयर शुड बी जॉब्स फॉर पीपल, ऐसा ना हो कि भैया जैसे आज हमारे देश का हाल है कि अनएम्प्लॉयमेंट इट इज एट इट्स पीक नाउ। लोग इंजीनियरिंग, पीएचडी जैसे कोर्सेज करके भी घर बैठे हैं, जॉब्स नहीं है ना, और जॉब्स हैं भी तो वो लायक नहीं। मतलब 10,000, एक बात बताओ, कोई इंसान इंजीनियरिंग करके उसको जॉब मिल रही 10,000 15,000 की, और वो नहीं कर रहा, तो अब हो क्या रहा है, ऑफ कोर्स वो गलत है, लोग उससे कहेंगे पागल है, एटलीस्ट शुरू तो कर, आगे जाके ठीक हो जाएगा। बट सम हाउ हम ये भी तो कह सकते हैं यार दिस इज रॉन्ग, मैंने एक सर्टेन लेवल की पढ़ाई करी है, तो यार इतनी जॉब तो मैं डिजर्व करता हूं ना कि मैं 10-15,000 की जॉब करूं। सो दिस इज अ पॉइंट जो लोग उठाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये किनके लिए हैं, बेसिकली जो एल्डर हैं, जो सिक हैं, जो लोग डिसेबिलिटीज के साथ हैं, या फिर अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए। एडिशनल राइट्स भी हैं कुछ कुछ, जैसे कि लिविंग वेज फॉर एवरी वर्कर इनफ टू बाय बेसिक नेसेसिटीज। भाई वो लोग जो वर्कर्स हैं उनको इतने पैसे तो दिए जाएं कि वो अपना घर आराम से चला पाएं। ऐसा ना हो कि उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बिलो अ सर्टेन लेवल चली जाए, कि बेचारे वो काम तो कर रहे हैं दिन रात, लेकिन स्टिल दे कैन नॉट ग्रो, उनकी लाइफ बेटर नहीं हो पा रही है। So decent standard of living and leisure time, protection of children and youth from exploitation, youth का और children का exploitation ना हो by people, तो ये इस चीज का ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आते हैं हमारे गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स आर सिंपल एंड वेरी आइडियलिस्टिक, कि भैया एक आइडियल समाज होना चाहिए जहां सबका भला, सबका विकास। गांधी जी के आइडियाज थे, सोशल डेवलपमेंट वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन आइडियाज को गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स फॉर बैलेंस्ड रूरल एंड सोशल ग्रोथ, कि भैया सोशल और गांव, जो गांव गांव है, इनका भी विकास करने के लिए गांधीयन प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है। देखो गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। तो भैया सारे बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम की है, उन सबको फ्री शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। ये गांधी जी का आइडिया था। उसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाना चाहिए। बेटा ये कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है, जरा कमेंट करके बताना, बताओ बताओ, मैं बता देता हूं। देखो कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि वो इंडस्ट्री जहां लोग अपने घर घर से छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं। जैसे ये आंटी क्या कर रही है, डलिया बना रही। और पूरे भारत में दोस्तों ऐसे हजारों लोग हैं जो अपने घर बैठे छोटे छोटे बिजनेस करते हैं। कोई मटके बना रहा है, कोई टाइल बना रहा है, कोई मूर्ति बना रहा है, छोटे छोटे काम है, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, बड़ा बिजनेस नहीं है, अपने घर से चल रहा है। तो ये जो घर से काम चल रहे हैं इन्हें कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। ये पूरी इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। और तीसरा, प्रोहिबिट कैटल स्लॉटर, कि भैया कैटल को मारना, है ना, गाय को मारना, ये खत्म किया जाए और मॉडर्नाइज किया जाए एग्रीकल्चर और एनिमल केयर को। ये गांधी जी के आइडियाज थे। इसके अलावा गांधी जी ये भी कहते थे कि भैया गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन। तो गांधी समझाते थे कि एसटीज जो अभी तक पिछड़े वर्ग थे, इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए देयर शुड बी प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सपोर्ट इन 3 सोसाइटीज के लिए, एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड जनरल हेल्थ ऑफ ऑल द सिटीजन। पूरे देश की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो खाना है, उनकी हेल्थ है, वो इंप्रूव करना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एडिशनल मेजर्स की बात करें तो प्रिवेंट द यूज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड हार्मफुल ड्रग्स। गांधी समझाते थे देखो भैया गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को समझाए कि वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जैसे कि शराब, अल्कोहल, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल आर देयर, इसको प्रमोट कम से कम किया जाए। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट खुद ही प्रमोट कर रही है, हाँ भाई शराब पियो सब लोग, नशेड़ी हो जाओ। एंड ऑल्सो इंटॉक्सिकेटिंग एंड ऑल्सो हार्मफुल ड्रग्स। ठीक है। एस्टैब्लिश विलेज पंचायत, ये भी गांधी जी प्रिंसिपल है कि भाई हर गांव गांव में पंचायत होनी चाहिए, जो कि आज के टाइम पे क्या हो गया, एक रूल हो गया। सो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपीज, आप कहोगे आदि वे तो ऑलरेडी फॉलो हो रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उस समय हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, आज हैं, तो इसमें से बहुत सारी चीजें आज लागू हो रही हैं। कुछ पे नहीं भी हो पा रही हैं, वो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये पूरे भी हो जाएंगे। अब बात करते हैं द जनरल प्रिंसिपल्स की, जिनको हम लिबरल प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है ना। तो दीज प्रिंसिपल्स गाइड द गवर्नमेंट इन ब्रॉडर एरियाज। तो भैया बड़े ब्रॉड एरियाज होते हैं, जैसे कि जस्टिस, है ना, जैसे कि एनवायरमेंट, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी और हेरिटेज प्रोटेक्शन और गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज है, इनके बारे में गाइड करते हैं। तो ये समझाते हैं कि गवर्नमेंट का मेन काम क्या है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि भाई आपको सिर्फ अपने देश के साथ नहीं पीस में रहना है, आपको बाकी देशों के साथ भी पीस मेंटेन करना है। आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, इंडिया हैज वेरी गुड रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। आपको पता ही है हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, ही इज फेमस फॉर मेंटेनिंग फ्रेंडशिप विद अ लॉट ऑफ कंट्रीज, चाहे पुतिन हो, चाहे अमेरिका हो, है ना। सो आए दिन आपको मोदी जी के फोटोज मिलेंगे अलग अलग कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ। व्हाट इज दैट, दैट इज फ्रॉम दिस, उनके अंदर ये आइडिया कि हमें क्यों ये करना है, यहीं से आता है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद अदर नेशन, प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द नीडी टू इंश्योर जस्टिस इज अवेलेबल टू ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश में आपको पता है कि लीगल बैटल लड़ना, यानी कि केस लड़ना, एक बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए आपका एक फुल प्रोसेस है, जहां पे आपको एक वकील चाहिए, फिर दुनिया भर की डेट्स मिलती हैं, फिर कई कई साल तक केस चलता है। ऐसे में अगर आप सोच के देखो कि एक गरीब व्यक्ति तो केस कभी लड़ ही नहीं पाएगा, बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर। देन इस केस में क्या किया जाए, तो दोस्तों इस केस में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई लॉयर नहीं है एंड ही इज नॉट केपेबल टू हैव अ लॉयर, देन उसको एक सरकारी वकील, एक गवर्नमेंट वकील अपॉइंट किया जाएगा जो उसके बिहाफ पे केस लड़ेगा।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द नीडी। अब इसके अलावा गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करना है, और नेशनल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, एंड ऑल्सो द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो वो ऑब्जेक्ट जो हमारे नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उनको हमें सेफ रखना है। समझ में आया? अब आती है मेन चीज जिसपे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आदि भैया ठीक है, समझ में आ गया, ये काफी सारे आपने सब डिटेल बता दिए, लेकिन अब ये बताओ कि इसमें और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है, समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो कॉमन पर्पस, दोनों का एक ही पर्पस है कि सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स और इंश्योर करना सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पॉलिटिकल प्रोग्रेस। लेकिन इसमें अंतर क्या है वो समझते हैं। देखो बेटा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि एकदम बेयर मिनिमम है कि ये तो भैया एक देश अगर हम बना रहे हैं तो होनी चाहिए, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना, राइट सेक्युलर मतलब यानी कि राइट टू स्पीच, कि आपका जो मन करे आप बोल पाओ, ये होना ही चाहिए। तो जो चीजें एकदम बेयर मिनिमम थी वो सब हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स बन गई। एंड फंडामेंटल राइट्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है दैट दे आर जस्टिसेबल। एंड व्हाट डज दैट मीन, अभी समझते हैं। ये देखो ये देखो, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है, मेजर डिफरेंस, दैट इज जस्टिसिएबिलिटी। यानी कि अगर कहीं पे कोई फंडामेंटल राइट फॉलो नहीं होता है ना, कोई फंडामेंटल राइट को कोई तोड़ता है, देन यू कैन गो टू द लीगल हेल्प, यू कैन गो टू कोर्ट्स एंड आस्क हेल्प कि भैया ये देखिए, ये जो हमारी करंट गवर्नमेंट है ये मेरे फंडामेंटल राइट को ब्रेक कर रही है, आप कर सकते हो। बट इट इज नॉट द केस फॉर डीपीएसपी। जो डीपीएसपी हैं वो हमारे नॉन जस्टिसिएबल हैं, नॉन इन्फोर्सेबल है। मतलब किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि उन्हें हर डीपीएसपी को फॉलो करना ही पड़ेगा। इट इज अ एम, इट इज अ गाइडलाइन कि भैया एक गवर्नमेंट को ये अचीव करना है। एक गवर्नमेंट के लिए उन्होंने पूरी लिस्ट दे दी कि भैया अगर तुम्हें बेस्ट देश बनाना है तो बस ये सब चीजें मान लो, अगर ये सब तुमने अचीव कर लिया तो आपका देश बेस्ट देश बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन दिस इज नॉट एनफोर्सेबल, दिस इज नॉट कंपलसरी कि आप गवर्नमेंट पे जाके आप लड़ो कि नहीं देखो डीपीए, गांधी जी ने तो कहा था कि नहीं पूरे देश में शराब बैन कर दो, शराब तो बिक रही है। सो दिस इज द केस, है ना। अब एग्जाम्पल, भाई अगर किसी के पास एजुकेशनल राइट्स नहीं है तो इसके खिलाफ आप गवर्नमेंट से लड़ सकते हो कि यार मैं तो 14 साल से, मेरा बच्चा 14 साल से कम का है, इसको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिल रही। लेकिन आप कैन नॉट डिमांड जॉब वेज इन कोर्ट। आप जाके सरकार से नहीं कह सकते देखो मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही, लेकिन डीपीएसपी में तो लिखा है सबको नौकरी मिलनी चाहिए। सो दिस इज अ प्रॉब्लम बिकॉज डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सेबल, है ना, कोर्ट में नहीं जा सकते उसको लेके। समझ में आया? अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इट इज लीगली एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स, कि आप लीगली इनको एनफोर्स करा सकते हो कोर्ट्स में अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो। बट दीज आर मोरल गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। जो डीपीएसपीस हैं ये एक तरीके की मोरल गाइडलाइन है। तो भैया ये टेबल अगर आप बना के आ गए तो पूरे 5 नंबर आपके लाने से कोई रोक नहीं सकता, दिस इज गारंटीड। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं और लास्ट में देखते हैं इंप्लीमेंटेशन पे हमारी गवर्नमेंट कितना काम कर रही है। आइए, सो जो अभी एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आज हमारे देश में एजुकेशन इज फ्री। तो ये एक डीपीएसपी था, कंप्लीट हो गया, है ना। इसको सबसे पहले एक फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया वाया राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। तो 2009 में बाय आर्टिकल 21A हमने एक डीपीएसपी थी, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, इसको कन्वर्ट कर दिया एक फंडामेंटल राइट में। और यही हमारा आगे भी एम है कि हम हर डीपीएसपी को धीरे धीरे एक फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दें। और इसके अलावा कई वेलफेयर स्कीम्स आई जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और वीकर सेक्शन के लिए, जिसको हम बेसिकली रिजर्वेशन पॉलिसी कहते हैं, राइट। आप सब जानते हैं कि भैया हमारे देश में देयर इज अ रिजर्वेशन फॉर एससीज, एसटीज एंड वीकर सेक्शंस, एंड ये रिजर्वेशन कहीं ना कहीं एक इक्वालिटी को प्रमोट करने की कोशिश ही है गवर्नमेंट की, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई जगह इस पे प्रॉपर रूल्स बना दिए कि नाउ देयर इज इक्वल पे फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। भैया अगर एक जगह पे, एक कंपनी में एक ही पोस्ट पे एक आदमी काम कर रहा है और एक औरत काम कर रही है, दोनों को बराबर सैलरी मिलने का अधिकार है, विच इज नाउ ट्रू। अगर आप गवर्नमेंट जॉब देखें आज के समय में, देखिए हम पहले गवर्नमेंट जॉब से ही तो नापेंगे, क्या गवर्नमेंट ने अपने घर में सब ठीक कर दिया तभी तो हम प्राइवेट कंपनियों की बात करेंगे।
तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब देखें तो यस, नाउ इट इज ट्रू कि अगर चाहे आप एक आदमी हो चाहे आप एक औरत हो, अगर आप एक गवर्नमेंट एग्जाम निकालते हैं तो जितनी तनख्वाह उसमें लिखी होती है उतनी तनख्वाह आपको दी जाएगी, फर्क नहीं पड़ता आप मेन है या विमेन है, ठीक है। सो नाउ इक्वल पे है। सिमिलरली प्राइवेट के लिए भी एडवाइजरी है, लेकिन अभी तक पूरी तरह फॉलो नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स आ गई हैं, मनरेगा और बहुत सारी लैंड रिफॉर्म लॉज पास किए गए हैं ताकि पुअर लैंडलेस फार्मर्स को हेल्प मिले। एफर्ट बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। अब लास्ट में कुछ चैलेंजेस और आगे के लिए देखिए, डीपीएसपी का इंप्लीमेंटेशन आज भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है, आज भी हम इस पे काम कर रहे हैं, कई अचीवमेंट्स हैं, बट इंडिया इज स्टिल वर्किंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ ट्रू वेलफेयर सोसाइटी। अभी भी इंडिया में बहुत काम करना है। रिक्वायर क्या है? सिंसियर एफर्ट्स किए जाने चाहिए बाय द गवर्नमेंट, ग्रेट कोऑपरेशन ऑफ द पब्लिक, हमारी तरफ से भी बहुत कोऑपरेशन होना चाहिए, और अवेयरनेस और सपोर्ट होना चाहिए बाय ऑल द सिटीजंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? एंड इसी के साथ दोस्तों हमने अपना ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर लिया है। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू गाइस। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मजा आया होगा तो कमेंट में लिख के जाना मजा आ गया। मिलते हैं आप लोगों से अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, लव यू ऑल एंड जय हिंद, बाय बाय।